हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर स्टैंडर्ड SA 520 जिसका की नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर। तो देखिए, एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशंस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब देखिए, इसको समझते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है SA 520 के हिसाब से इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को थ्रू एनालाइजिंग द प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब है स्टूडेंट्स पॉसिबल। तो थ्रू एनालाइजिंग दी पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग दी फाइनेंशियल एंड दी नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वेजेस है पर वर्कर के हिसाब से ऑडिटर क्या करेगा, वेजेस पर वर्कर कितनी आ रही है, कितने टोटल, और इनटू उसको मल्टीप्लाई कर देगा टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितने वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे, तो वो हो गई नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल डेटा है। और यहाँ पे वेजेस पर वर्कर जो है हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो ये आ जाएगी रुपीस में कि पर यहाँ पे पर वर्कर की वेजेस कितनी है, तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी ऑडिटर के लिए। और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी में, तो वो की नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो इसके थ्रू ऑडिटर लगाएगा कि एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ वेजेस कितना होना चाहिए उस एंटिटी के अंदर। तो ये होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसके थ्रू ऑडिटर यहाँ पे वेजेस का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करेगा कि वेजेस का जो अमाउंट है थ्रू एनालाइजिंग दी पॉसिबल रिलेशनशिप। तो हमने पॉसिबल रिलेशनशिप लगाया कि वेजेस पर वर्कर अप्रोक्सीमेटली उसने पकड़ ली, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है, और अमंग द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में, तो उसके थ्रू उसको एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ द वेजेस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए पता चल गया। तो ये है एक एनालिटिकल प्रोसीजर। इसकी अलग अलग टेक्निक्स भी होती है। अब स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत सारे अदर प्रोसीजर्स भी हमने पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर की नीड कहाँ पर आ गई। तो देखिए, इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एंटिटी है जिसका यहाँ पे ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, वो रेंट दे रही है 50,000 रुपीज पर मंथ। ध्यान से समझिएगा, 50,000 रुपए पर मंथ वो रेंट दे रही है, और वो जो रेंट है वो एज पर एग्रीमेंट बिल्कुल ओके है, एग्रीमेंट भी बना हुआ है 50,000 रुपए से। अब यहाँ पे अगर ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं अप्लाई करता है तो वो बिल्कुल इसको एक्यूरेट लगेगा, इसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी, मिस स्टेटमेंट ऑडिटर को यहाँ पे पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 का यहाँ पे एंट्री भी है प्रॉपर, और वो एग्रीमेंट से टैली भी कर रहा है। लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर यहाँ पे ये पिक्चर में आता है, और ये क्या करता है, ऑडिटर को यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके ऑडिटर ये चेक करेगा कि ये जो 50,000 का अमाउंट है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ऑडिटर देखेगा कि सेम इंडस्ट्री की अदर कंपनीज सेम लोकेशन पे जो प्रेमाइसेस अगर उन्होंने रेंट पे लिया है तो वो कितना रेंट दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये एनालिसिस करके ऑडिटर को पता चलता है कि सेम इंडस्ट्रीज की जो अदर कंपनी है, उन्होंने अगर सेम यहाँ पे लोकेशन पे प्रेमाइसेस लिया हुआ है तो वो 10,000 रुपए रेंट का पेमेंट कर रही है, जबकि यहाँ पे ये जो कंपनी का और यहाँ पे ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसने रेंट के 50,000 रुपए दिखा रखे हैं उसी लोकेशन के। तो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना ऑडिटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी अलग अलग टेक्निक्स है। तो वही रीजनेबलनेस लगाएगा, कोई ट्रांजेक्शन रीजनेबल है कि नहीं, भले ही वो एज पर डॉक्यूमेंट है, उसकी डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग, वो एग्रीमेंट के थ्रू भी हो रहा है, लेकिन क्या वो रीजनेबल भी है कि नहीं है, कंपेयर करेगा डेटा, और उसके बाद वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो ये होती है नीड ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, इवेल्युएट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को थ्रू एनालाइजिंग द पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई हो। अब देखिए, स्कोप क्या है। तो दिस एसए डील्स विद द ऑडिटर्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो SA 330 में भी हमने इसको डिटेल में कवर कर रखा है कि पहले तो होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो होते हैं हमारे SA 315 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो यहाँ पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमने SA 330 में डिटेल में कवर कर रखा है कि वो दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और दूसरा होता है हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आपको याद आ रहा होगा, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं हमारे, ये दूसरा वाला फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का टाइप होता है। अब ये सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर होते हैं ये अगेन दो तरीके के होते हैं। एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है। अब टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है कि वही वाउचिंग वेरिफिकेशन करना, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, टेस्ट ऑफ द बैलेंसेस करना। और दूसरा हमारा ये वाला पिक्चर में आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये इसी का नाम है, यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर का ही दूसरा नाम है SA 330 के अकॉर्डिंग, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो ये स्कोप बात कर रहा है वो इसी लाइन की बात कर रहा है। अब पढ़िए, दिस SA डील्स विद द ऑडिटर्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्योंकि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे ऑडिटर ने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज किया है, and as procedures near at the end of the audit that assist the auditor when forming an overall conclusion है। ये बिल्कुल हम लास्ट में कवर करने वाले हैं डिटेल में कि एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर के लिए यूजफुल कब होते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करने के टाइम पर कैसे इसको यूज में लाता है ऑडिटर। तो ये लास्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी आपको ये समझना है कि ये स्कोप ये रहेगा
कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरह यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर के लिए कैसे यूजफुल होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसके अलावा, टू ऑब्टेन द रेलिवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। यही आ गया सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। ये हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर लगाएगा टू ऑब्टेन द रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अब देखिए प्लानिंग फेज में अब कोई भी यहाँ पे ऑडिटर जो है एक्सपीरियंस ऑडिटर है, वो कब ऑडिटर है, किस किस टाइम पे यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है प्लानिंग फेज में, और दूसरा टेस्टिंग यानी जब वो एक्चुअल ऑडिट कर रहा है तो वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से, देखिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में से टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पे किस फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करेगा, और लास्ट में कंप्लीशन की फेज में। अब नेक्स्ट देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर इन दी प्लानिंग दी ऑडिट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, प्लानिंग स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस एंड आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, जीपी रेशो एज पर द प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे उस एंटिटी का आना चाहिए करंट ईयर में 8%, जबकि ये इसका आ रहा है इसमें 10% उस पर्टिकुलर एंटिटी का। तो यहाँ पे ऑडिटर को शुरू में ही पता चल गया कि एज पर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन जो जीपी रेशो आना चाहिए वो 8% आना चाहिए एज पर इंडस्ट्री ट्रेंड, जो अदर इंडस्ट्रीज जो सेम इंडस्ट्री की अदर कंपनीज हैं उनका देख के, सेम कंपनी का प्रीवियस ट्रेंड देख के, लेकिन ये एक्चुअल में आ रहा है 10%। तो यहाँ पे इन दी प्लानिंग स्टेज ही यहाँ पे ये जो ऑडिटर ने रेशियो एनालिसिस के थ्रू ये जीपी रेशियो का ट्रेंड पता किया है, उसके थ्रू अगर यहाँ पे कुछ इसको इनकंसिस्टेंट लग रहा है तो मैनेजमेंट से क्वेरी रेज करेगा कि इतना डाइवर्जन क्यों है 2% का आपका एज पर द इंडस्ट्री ट्रेंड। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का जो भी रिप्लाई होगा तो ऑडिटर उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो उसी के बेसिस पे वो आगे अपने अदर जो ऑडिट प्रोसीजर होंगे उनके नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को यहाँ पे डिटरमाइन करेगा। तो ये होता है एनालिटिकल प्रोसीजर इन द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, यानी प्लानिंग के टाइम पे ही वो रेशियो एनालिसिस करके, ट्रेंड एनालिसिस करके, रीजनेबिलिटी देख के ये देखेगा कि जो आगे के ऑडिट प्रोसीजर करने हैं उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया लास्ट स्लाइड में कि SA 330 के अकॉर्डिंग ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर एट द असर्शन मे बी टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जो हम बिल्कुल डिटेल में कवर किया है पिछली स्लाइड में। टेस्ट ऑफ डिटेल्स होते हैं और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। अब ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर होता है कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन करता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करता है या उसका ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करता है। अगर वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करता है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको ध्यान में रखने हैं, तो वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, यानी जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल करना है या एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। अगर सब्सटेंटिव यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर करने हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स ऑडिटर को अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी डेटा जो अवेलेबल है ऑडिटर के पास कंपेरिजन के लिए वो रिलायबल और रेलिवेंट है भी कि नहीं है। दूसरा है डिसएग्रीगेशन, यानी जो डेटा होना चाहिए वो डिटेल्ड होना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है कि डिग्री ऑफ द यूजफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑडिटर को सेगमेंट वाइज कंपेरिजन करना है, लेकिन जो डेटा ऑडिटर के पास है वो सेगमेंट वाइज ना होके यहाँ पे टोटल डेटा है, टोटल ऑफ द अमाउंट्स है, तो यहाँ पे ये डिटेल्ड डेटा नहीं है जैसा कि ऑडिटर को चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो डिग्री ऑफ द डिसएग्रीगेशन, जो डेटा अवेलेबल है वो प्रॉपर किस अकॉर्डिंग यूजफुल है भी कि नहीं है, तो ये फैक्टर भी ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। अकाउंट टाइप क्या है, यानी इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स के लिए यहाँ पे ज्यादा रेलिवेंट है एनालिटिकल प्रोसीजर कि रेवेन्यू का फिगर्स लास्ट ईयर से कितना था, अभी कितना हो सकता है, जीपी रेशो क्या है, रेंट का अमाउंट कितना हो सकता है, परचेजेस क्या हो सकते हैं, और अदर देन दी बैलेंस शीट आइटम, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम में यहाँ पे मैनेजमेंट का जो एस्टिमेट्स होते हैं वो जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अकाउंट टाइप यानी इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स के लिए जो एनालिटिकल प्रोसीजर वो ज्यादा यूजफुल रहता है। नेक्स्ट है सोर्स क्या है, some classes of transaction tend to be more predictable because they consist of numerous similar transaction, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गए, रेंट के एक्सपेंस हो गए, तो ये सब है ये रूटीन के ट्रांजेक्शन जो बार बार होते रहते हैं, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन, यहाँ पे रूटीन की ट्रांजेक्शन है तो उसको प्रिडिक्ट करना आसान होता है कि पिछले सालों में अगर रेवेन्यू का फिगर इतना था तो इस साल ये इतना हो सकता है, इंडस्ट्री की ट्रेंड को देख के भी यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, तो उसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है। जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है, वो रूटीन ट्रांजैक्शन से आ रहा है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन से आ रहा है, उसके ऊपर एस्टिमेशन कितना चलेगा, तो ये सब यहाँ पे देखने के बाद ही और यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, तो ये ऑडिटर देखेगा। प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, फॉर एग्जांपल सेल्स का अमाउंट अगर इंक्रीज हुआ है तो हम क्लियरली
प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कॉस्ट का अमाउंट भी इंक्रीज हुआ ही होगा। अगर सेल्स इंक्रीज हुई है तो उसका इम्पैक्ट डेटर्स पे या फिर कैश बैंक बैलेंस पे जाना ही जाना है, तो इसमें क्लियरली प्रेडिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द डेटा कितना है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। नेचर ऑफ द असर्शंस, जो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं वो कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा एक्यूरेट होते हैं अदर देन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असर्शन। क्योंकि यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर आप लगा के ये नहीं पता कर सकते कि बिल्डिंग का टाइटल वो एंटिटी के नाम पर है कि नहीं है, लेकिन उसमें वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं है, कंप्लीटनेस है कि नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शन की, वो आप बिल्कुल पता लगा सकते हो। इनहेरेंट रिस्क का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो अगर इनहेरेंट रिस्क यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर यहाँ पे ज्यादा है तो ऑडिटर केवल एनालिटिकल प्रोसीजर पे यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकता, उसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स में यानी प्रॉपर डिटेल चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो केवल यहाँ पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटर एविडेंस यहाँ पे ऑडिटर को नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए टेक्निक्स अवेलेबल एज दी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो हम अभी तक बता ही रहे हैं कि पिछले सालों का ट्रेंड ऑडिटर देखेगा, रेशियो एनालिसिस लेगा, रीजनेबलनेस टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे इसको हम डिटेल में कवर करते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तो इट इज द टेक्निक यूज्ड इन द कंपेयरिंग द करंट डाटा को पिछले सालों के डेटा से, बैलेंसेस से या मोर देन 1 ईयर के डेटा से यहाँ पे कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल जीपी रेशो पिछले 4 सालों में कितना था, तो करंट ईयर में इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। तो ये होता है ट्रेंड एनालिसिस, देखना पिछले साल या पिछले सालों के डेटा का ट्रेंड के थ्रू इस साल का यहाँ पे एस्टिमेशन करना। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस वही एसेट्स का, लायबिलिटीज का, यानी जैसे रेवेन्यू का, एक्सपेंस का, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस करना, जीपी रेशो, एनपी रेशो, सेल्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स रेशो, तो ये सब रेशो के थ्रू यहाँ पे एनालिसिस करना। नेक्स्ट है रीजनेबलनेस टेस्ट। इट डज नॉट, रीजनेबल टेस्ट का हमने एग्जाम्पल भी ले रखा था कि पर वर्कर वेजेस कितना है इनटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स था वो नॉन फाइनेंशियल डेटा था, तो वो हम देख रहे थे कि रीजनेबल है कि नहीं है वेजेस का अमाउंट, तो वो कहलाता है रीजनेबलनेस टेस्ट। इट डज नॉट रिलाई ऑन द इवेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड, पिछले सालों का थोड़ी ले रहे थे हम, करंट ईयर का ही ले रहे थे कि नॉन फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कितनी एक्यूरेट है, तो रीजनेबलनेस टेस्ट के अंदर आ गई। Structural modeling, a modeling tool to construct a statistical model from the financial and या और यानी financial data या फिर non financial data या फिर दोनों का combination of the prior accounting periods to predict the current account imbalances, यानी पिछले सालों के डेटा को स्टैटिस्टिकल मॉडल के थ्रू देख के कंपेयर करके कि इस साल का करंट बैलेंसेस क्या होना चाहिए, और उसमें कुछ यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है, यानी लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे अगर आप ले लो तो ये इसके एग्जांपल होते हैं जिसके थ्रू पिछले सालों के डेटा को कंपेयर करके इस साल का करंट बैलेंस को प्रिडिक्ट किया जाता है, एस्टिमेशन उसका लगाया जाता है और उसको देखा जाता है कि करंट ईयर का बैलेंसेस कितना आ रहा है। तो ये होता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज द सब्सटेंटिव टेस्ट। जो लास्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ऑडिटर यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स करे या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करे। तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अगर ऑडिटर लेना चाहता है, यूज करना चाहता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो पिछले स्लाइड में हमने वो पढ़ा था। अब अगर ऑडिटर डिसाइड कर लेता है कि उसको एनालिटिकल प्रोसीजर करना है तो फिर उसको क्या क्या चीजें यहाँ पे डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तो ये वो है। तो 4 चीजें ऑडिटर देखेगा अगर वो डिसाइड कर लेता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर में उसको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो वो देखेगा डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी सूटेबल कितना है, और दूसरा है यहाँ पे हम इसको डिटेल में करेंगे अगली साइड में, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेवलप एक्सपेक्टेशंस, डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस। सिंपल सी बात है, पहले तो डेटा जो है सूटेबल है कि नहीं है उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, और दूसरा रिलायबल डेटा है कि नहीं है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हम लगा रहे थे ना कि इतना पर वेजेस वर्कर है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इतने हैं, तो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ द वेजेस उस एंटिटी का इतना आना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशंस डेवलप करी थी हमने। और लास्ट में अगर कुछ डिफरेंसेस आता है तो उसको वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो हम इसको डिटेल में अभी कवर करते हैं। अब देखिए रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इंडिपेंडेंट सोर्स से अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ज्यादा एक्यूरेट रिलायबल होगी। कंपेयर कर सकते हैं क्यों इंडस्ट्री की डेटा से, तो कंपेरेबिलिटी ऑफ डाटा कितना है, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल्स क्या है, प्रिपरेशन, रिव्यू, मैनेज मेंटेन करने के लिए बजट अगर जो बनाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाएगी कि एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए जो डेटा यूज हो रहा है वो रिलायबल है कि नहीं है। नेक्स्ट है इवेल्युएट द एक्सपेक्टेशंस, यानी हमने जो एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे पर वर्कर वेजेस इतनी है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इतने हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस आ रही थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑडिटर के हिसाब से 10 लाख की वेजेस आनी चाहिए, तो ये जो 10 लाख का अमाउंट है वो कितना एक्यूरेट है, तो उसके रिजल्ट्स भी कितने आ सकते हैं। अगर ये डेटा एक्यूरेट तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसके ऊपर जाता है कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
द डिग्री टू विच इन्फॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, यानी इंडिविजुअल आइटम वाइज भी यहाँ पे इसको एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा ऑफ द इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, यानी टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर्स हमने डाटा लिया था या पर वर्कर वेजेस के लिए जो फाइनेंशियल डाटा लिया था, तो जो डाटा अवेलेबल था वो कितना एक्यूरेट था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो ऑडिटर ने एस्टिमेशन लगाया है कि ये एस्टिमेशन कितना एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट अगर है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लाख का ऑडिटर ने एस्टिमेशन लगाया था, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट आ गया वो 12 लाख का आया, तो ये 12 लाख एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है ऑडिटर के लिए, तो ऑडिटर उसको आगे उसके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और उसके लिए फर्दर परसुएसिव एविडेंस लेगा, कोऑपरेटिव एविडेंस लेगा और दूसरे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करेगा। इन्वेस्टिगेशन द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी वही वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, एंड ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, यानी जो ऑडिटर के हिसाब से 10 लाख का अमाउंट आ रहा था लेकिन जो 12 लाख का अमाउंट आ रहा है, तो मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर, ऑडिटर दूसरे एविडेंस गैदर करेगा इसको पता लगाने के लिए। परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन दी सर्कमस्टेंसेस। तो ये सारा हमारा था SA 520। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।